हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन में। सो गाइज, मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था भारत की जलवायु का पार्ट 1 किया था। ये भारत की जलवायु का पार्ट 2 है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड लाइक एंड शेयर। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको या कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 में क्या होगा, तो मैंने आपको उत्तर पूर्वी मानसून समझा दिया था। अब हम चलते हैं कौन सा, जो हमारा सेकंड आता है वो आता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसका पहला ही टाइप है जिसका नाम है वर्षा ऋतु। क्या है? वर्षा ऋतु, जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं, रेनी सीजन, या फिर इसी को हम उठता हुआ मानसून भी कहते हैं, उठता हुआ मानसून भी कहते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके इसको हम अराइवल मानसून कहते हैं, अराइवल मानसून भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले कि ये जो वर्षा ऋतु का जो समय होता है ये कब से कब तक होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था जून से ये कहाँ तक होता है, अक्टूबर तक वर्षा ऋतु का क्या होता है, समय होता है। यानी कि जून के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है, जून के फर्स्ट वीक से क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाती है इसकी, शुरू हो जाता है। बेसिकली आपको क्या समझना है कि जून का समय है, इनके बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है, और हम किस में रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं। तो जून और अक्टूबर के समय या जून के समय जो उत्तर भारत होता है वो हमारा, ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो क्या होता है कि ये वाला भाग इसके कंपैरिजन में थोड़ा क्या हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब जी जब ये भाग क्या हो गया, जाता है गर्म हो गया, गर्म होने के बाद यहाँ पर हवाएं क्या होंगी, गर्म होकर ऊपर की तरफ चली जाएंगी, तो निम्न दाब बन जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे उत्तर भारत में कैसा दाब बन गया, निम्न दाब बन गया। निम्न दाब क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि जून का समय है, गर्मी अच्छी पड़ती है, तो क्या हो गया, तापमान ज़्यादा हो गया और प्रेशर कम हो गया। और मैंने बताया था कि टेम्परेचर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है पी के, टी बढ़ेगा तो पी घटेगा, पी बढ़ेगा तो टी घटेगा। उसके बाद आता है हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की बात करता हूँ तो दक्षिण भारत में इसके कंपैरिजन में कैसा दाब होगा, उच्च दाब होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर हाई होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो याद रखना कि वर्षा ऋतु के समय जो मॉनसून चलता है या जो मॉनसून भारत में बहता है उसकी जो दिशा होती है, जो पवनें चलती हैं, उन पवनों की जो दिशा होती है, पवनों की जो दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, देखो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है ऐसे, इधर से, ये तो हो गया पिछले वाला था। तो दक्षिण से पश्चिम की तरफ जाता है, यानी कि ऐसे इधर से उठता है और इधर जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दक्षिण पश्चिम से उठता है और कहाँ जाता है, उत्तर पूर्व की तरफ जाता है, ठीक है। ये थी हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा ऋतु की पवन की दिशा कहाँ से कहाँ तक चलता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलता है, ठीक है। हम कह सकते हैं ये जो चीज़ें हुई ये मई के समय शुरू हो जाती है, क्या हो जाती है, मई के समय शुरू हो जाती है, और जून तक आते आते क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ। जून के समय क्या हुआ, जून में क्या होता है, देखो हमारी ये कौन सी रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही गर्म क्षेत्र हो गया तो इस गर्म क्षेत्र को भरने के लिए कहाँ से आती है, ठंडी पवनें नीचे से होकर आती है। ये भूमध्य सागर है, इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है। तो यहाँ से एक पवनें उठती हैं इस समय वर्षा ऋतु के समय, यहाँ से कुछ पवनें उठती हैं और वो ऐसी होती है, इस तरह चलती है, इस तरह उठती है, इस तरीके से उठती है। जैसे कि आपने पवन संचरण अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये होता है लो प्रेशर, ये होता है हाई प्रेशर, और सेम ये होता है हाई प्रेशर, ठीक है।
तो जो पवन की डायरेक्शन होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देख रहे हो ऐसे, तो ये ऐसे चलती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हिंद महासागर से या इक्वेटर के नीचे से कुछ व्यापारिक पवनें उठती हैं। क्या उठती हैं? व्यापारिक पवनें। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जून में हिंद महासागर से व्यापारिक पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें, इसे हम इंग्लिश में ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। क्या चलती हैं? ट्रेड विंड्स चलती है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये चलती हैं, और जैसे ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं तो इनकी डायरेक्शन बदल जाती है। इन पर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। इस कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, जो पवनों की दिशा है जैसे ही वो भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो उनकी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो इनकी दिशा क्या होती है? बदल जाती है, यानी कि ये ऐसे चलने लगती है, इस तरीके से। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? बदल जाती है। तो ये इस तरीके से भारत में चलने लगती है। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही ये व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करती है, भूमध्य रेखा को पार करती है तो इनकी दिशा बदल जाती है, अब दिशा इनकी बदल गई है, क्या हो गई है? इनकी दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। भारत में जैसे ही एंटर करेंगी तो ऐसी तो एंटर करेंगी, यहाँ से इनके देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा टाइप हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ऐसे चलती है। क्या चलता है? ये इस तरीके से मानसून चलता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि चूंकि जो इक्वेटर के नीचे से मानसून की यानी कि जो पवनें चली है उनकी दिशा जो बदली है वो किधर से बदली है? दक्षिण पश्चिम की तरफ हो गई है। किस तरफ हो गई है? दक्षिण पश्चिम की तरफ हो गई है। इसीलिए इस मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, ठीक है। समझ में आई ये बात? इक्वेटर से जैसे ही क्रॉस करती है तो उनकी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है, दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। अब आप एक बात बताइए, जैसे ये दक्षिण पश्चिम मानसून चला, भारत की तरफ आया, ये कौन सा सागर है? अरब सागर है। ये कौन सा सागर है? ये है बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? ये है बंगाल की खाड़ी। तो जैसे ही ये अरब सागर यहाँ हम कह सकते हैं कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियों से टकराता है तो दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो अरब सागर की ओर चला जाता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम से जो मानसून चला है ये दो भागों में बट गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो हो गया अरब सागर का और दूसरा हो जाता है बंगाल की खाड़ी का। समझ रहे हो ना एक सीक्वेंस किस तरीके से चल रहा है? तो सिंपल सी चीज़ है कि जो मानसून हिंद महासागर से भारत की तरफ आया है वो महेंद्रगिरी पहाड़ियों से टकराकर दो भागों में बढ़ जाता है। एक ऐसे चला जाता है और दूसरा ऐसे, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो कुछ धाराएं इधर चली जाती हैं पवन और कुछ पवनें इधर चली जाती है। सिंपल। तो दो भागों में बढ़ गया, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा बात को, ये आपको समझ में आ गया अरब सागर। अब ये जो अरब सागर है, ठीक है, ये भी तीन भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? तीन भागों में। चलो एक काम करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं ये थोड़ा इधर बना देता हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना आप। तो मैंने अभी बताया कि दक्षिण पश्चिम से जो मानसून चला वो दो भागों में बढ़ गया, राइट। एक तो हुआ अरब सागर की तरफ और दूसरा हुआ बंगाल की खाड़ी की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ, राइट। यानी कि एक तो हुआ अरेबियन सी की तरफ, एक हुआ बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। अब जो अरब सागर की तरफ पवनें चलेंगी वो किस तट की ओर चलती हैं? तो पश्चिमी तट की ओर चलती हैं। किस तट की ओर चलती हैं? पश्चिमी तट की ओर चलती हैं। और बंगाल की खाड़ी की तरफ चलने वाली कौन से तट की ओर चलती हैं? तो हम कह सकते हैं पूर्वी तट की ओर चलती हैं,
पूर्वी तट की ओर चलती है। ठीक है, समझ में आया बात। अब थोड़ा समझने वाली बात क्या है कि अब देखो यहाँ पर जो अरब सागर की तरफ ये पवनें उठकर चली हैं, बेसिकली इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा पश्चिमी तट है ये 3 भागों में डिवाइडेड है, 1, 2 और केरल वाला तीसरा। ठीक है, तो जो ये पवनें आती हैं व्यापारिक पवनें, ये भी 3 तरीके से ही यहाँ से एंटर करती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। सबसे पहला तरीका, यह हम कह सकते हैं कि अरब सागर की तरफ जो पवनें चली हैं उसमें फर्स्ट इस पवन की पहली शाखा, इस पवन की पहली शाखा, मान लो ये पहली शाखा है, मान लो कि ये वाली कैसी शाखा थी? पहली शाखा थी, इनकी फर्स्ट शाखा थी। और ये फर्स्ट शाखा ऐसे चलकर सीधा कहाँ टकराती है? केरल के पहाड़ियों पर टकराती है। जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ होती हैं उधर, वहाँ पर क्या होती हैं ये, इनके केरल में ये जो पहाड़ियाँ हैं इनसे ये टकराती है और वहाँ पर क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। कभी कभी इन पवनों की या इस शाखा की आर्द्रता नमी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है, जैसे कि अभी आई थी। ठीक है, तो केरल में क्या आ जाती है? वर्षा हो जाती है, जब इन व्यापारिक पवनों की पहली शाखा अरब सागर से होकर भारत के पश्चिमी तट में केरल से टकराती है। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है कि भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की जो धारा है वो किससे टकराई, या सबसे पहले वर्षा किस राज्य में हुई? तो सबसे पहले होती है केरल में। ठीक है, कहाँ पर हुई? केरल में। समझ में आया पहली धारा। दूसरी बात करते हैं, इनकी सेकंड शाखा की अगर बात करें तो जो सेकंड शाखा होती है वो क्या होती है? ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है और पश्चिमी घाट के मध्य से होकर छोटा नागपुर के पठार तक पहुंच जाती है। ये कौन सी शाखा है? सेकंड शाखा। पश्चिमी घाट के मध्य से होकर झारखंड में छोटा नागपुर के पठार में जाकर वर्षा कर देती है। इनकी फर्स्ट शाखा ने कहाँ? केरल में वर्षा की, और जो सेकंड शाखा है वो पश्चिमी घाट के मध्य से चली, पश्चिमी घाट के मध्य से होकर, मध्य से चली और छोटा नागपुर के पठार तक पहुंची। कहाँ पर? यह छोटा नागपुर के पठार जो कि कहाँ पर है? झारखंड में है। झारखंड में क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। समझ में आया? दक्षिण जो है वो दक्षिण भारत यानी कि पश्चिमी तट से होकर जाती है और छोटा नागपुर के पठार पर जाकर क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। या हम कह सकते हैं कि जो सेकंड शाखा है वो पश्चिमी घाट के मध्य से होकर मध्य भारत में क्या करती है? वर्षा करती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये मध्य भारत में क्या करती है? वर्षा करती है। ठीक है, ये पॉइंट भी हम श्योर आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरी शाखा आती है, थर्ड शाखा। क्या है थर्ड शाखा? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे यहां से तीसरी शाखा चली, थर्ड शाखा जैसे ही ये चलती है तो गुजरात में खंबात की खाड़ी से होते हुए यहाँ पर एक सीरीज पड़ती है जिसे आप लोग जानते हो अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी के समांतर चलती हुई पंजाब में जाकर क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा मानसून अरावली पर्वत श्रेणी के समांतर चलता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून या अरब सागर से उठने वाला मानसून क्या करता है? अरावली पर्वत श्रेणी के समांतर चलता है। अगर किसी तरह ये अरावली पर्वत श्रेणी से टकरा जाता तो वहीं पर ही क्या कर देता? वर्षा कर देता। चूंकि इस अरावली पर्वत श्रेणी का ज़्यादातर भाग राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, नामात्र ही वर्षा होती है। इसीलिए क्योंकि ये जो शाखा उठी है ये डायरेक्ट कहाँ जाती है? सीधा का सीधा पंजाब में ही जाकर रुकती है और अरावली की क्या चलती है? बिल्कुल समांतर चलती है। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसमें वर्षा ऋतु के समय अरब सागर से जो मानसून उठा है, जो पवनें उठी हैं, वो सीधा गुजरात में खंबात की खाड़ी से एंटर करते हुए गुजरात राजस्थान से होते हुए पंजाब में क्या करती है? वर्षा करती है। अब समझने वाली बात क्या है कि गुजरात में चली, गुजरात की खंबात की खाड़ी से चली, उसके बाद राजस्थान से गई और राजस्थान में भी अरावली के समांतर चली, अरावली के समांतर चली। अब अरावली के जैसे ही ये समांतर चलती है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या पड़ती है? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है।
तो इसलिए इसमें जो नमी होती है, जो आर्द्रता होती है, वो खत्म हो जाती है। राजस्थान की एरिया से भी गुजरती है। तो अरब सागर से जो नमी लेकर उठती है, जो आर्द्रता लेकर उठती है ये, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अपनी आर्द्रता नमी खो देती है। तो फिर वर्षा कैसे हुई है कि पंजाब में एक नदी पड़ती है, इंद्रावती नदी, ये वहाँ से क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, थोड़ी आर्द्रता या नमी हासिल कर लेती है और उसके बाद पंजाब में क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। समझ में आया? आपकी थर्ड शाखा कौन सी है? तो अरावली के समांतर होते हुए पंजाब में इंद्रावती नदी से आर्द्रता हासिल करती है और पंजाब में क्या करती है, वर्षा करती है। पंजाब में क्या करती है, वर्षा करती है। ये थी 3 शाखाएं, कौन सी, अरब सागर से बहने वाले मॉनसून की। क्या हुआ कि फर्स्ट शाखा जो है वो केरल से टकराई तो इसलिए वहीं पर ही बरस गया। दूसरी जो शाखा है वो पश्चिमी घाट के मध्य से होकर छोटा नागपुर के पठार झारखंड तक गई। यहाँ हम कह सकते हैं कि मध्य भारत में क्या किया उसने, वर्षा की। तीसरी शाखा की बात करें तो तीसरी शाखा क्या उठती है, अरब सागर से उठी, इसीलिए से उठता हुआ मानसून कहते हैं। उठी और उठने के बाद गुजरात में खंबात की खाड़ी से होते हुए राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी के समांतर होते हुए पंजाब में इंद्रावती से आर्द्रता हासिल करके वहाँ पर क्या कर दी है, वर्षा कर दी है। ठीक है, तो ये होती है इसकी तीसरी शाखा। अब हम बात करते हैं किसकी, बंगाल की खाड़ी की तरफ से, यानी कि यहाँ से कुछ मानसून ऐसे भी तो जाएगा। ये कैसा तट है, ये है हमारा कौन सा, पूर्वी तट। तो पूर्वी तट की तरफ भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट शाखा की बात करते हैं। फर्स्ट शाखा में क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए कि ये वाली जो है ये फर्स्ट शाखा है, ये क्या है, ये फर्स्ट शाखा है। ये जो फर्स्ट शाखा है ये ऐसे जाकर यहाँ पर क्या होता है, मेघालय होता है। ये क्या है, मेघालय। और मेघालय में तीन पहाड़ियाँ होती हैं और एक पठार है, 1 2 3 और यहाँ पर एक पठार है। ये गारो, ये खासी, ये जयंतिया पहाड़ियाँ हैं और एक पर्वत है मेघालय का पठार, क्या एक पठार है। तो जैसे ही ये मानसून, तो कहने की बात क्या है कि ये चारों चीज मिलकर, गारो, खासी, जयंतिया और मेघालय का पठार, एक कीप नुमा आकृति बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये मानसून इस कीप नुमा आकृति में एंटर करता है तो यही फंसा रह जाता है और क्या करता है, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं पर ही करता है। समझ में आया? मैंने कहा कि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठा उसकी पहली शाखा किस तरफ जाती है, बंगाल में गारो, खासी, जयंतिया में मेघालय की पठार की एक कीप नुमा आकृति में फंस जाता है। ये मानसून इस कीप नुमा आकृति में फंस जाता है, यहीं पर ही टकराता रहता है और यहीं पर ही क्या करता है, विश्व की और भारत की सर्वाधिक वर्षा ये यहीं पर ही करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा या विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत के मेघालय में मोसिन राम में सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि इस कीप नुमा आकृति में ये जो यहाँ से मानसून या पवनें उठी हैं वो वहीं पर ही घिरी रह जाती है, इसलिए वहाँ पर क्या करती है, अत्यधिक वर्षा करती है। ठीक है, तो ये थी इसकी कौन सी शाखा, पहली शाखा। मैंने बात की अभी सबसे अत्यधिक वर्षा की। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो जम्मू कश्मीर के लेह में क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, फर्स्ट शाखा की। हो गया कि मेघालय में कि क्या होता है कि जो फर्स्ट शाखा उठती है वो मेघालय में ही जाती है। कहाँ पर जाती है, मेघालय। और मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतिया व मेघालय का पठार है, इन चारों की कीप नुमा आकृति में फंस जाता है। कीप नुमा आकृति में क्या होता है, फंस जाता है और वहीं पर ही क्या करता है, वर्षा कर देता है। उसके बाद दूसरी आती है, यानी कि हम बात करें सेकंड शाखा की, तो सेकंड शाखा क्या करती है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये क्या है, इसे मान लो ये है सेकंड शाखा। ठीक है, तो ये जो सेकंड शाखा है ये ऐसे कर कर पश्चिम बंगाल की तरफ से एंटर करती है। किधर से एंटर करती है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से एंटर करती हुई बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, इनसे होती हुई पंजाब में जाकर वर्षा कर देती है। देख रहे हो, ऊपर से जो मानसून आया वो भी पंजाब, इधर से गया वो भी पंजाब, इधर से गया वो भी पंजाब। ठीक है, हरियाणा नहीं है, पंजाब। ठीक है, तो क्या करती है, ये जो सेकंड शाखा होती है ये क्या करती है, ऐसे चलकर पूर्वी घाट में पश्चिम बंगाल से एंटर करती है और फिर बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका कहाँ पर, पंजाब, दिल्ली, इन तरफ क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। तो बेसिक चीज़ क्या बताई मैंने कि जो सेकंड शाखा है वो पश्चिम बंगाल से एंटर करती है
पश्चिम बंगाल, फिर कहाँ पर जाती है, बिहार, बिहार में वर्षा करती है, बिहार से फिर उत्तर प्रदेश, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ मिल जाती है रास्ते में तो आर्द्रता एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर उसके बाद पंजाब में फाइनली क्या होती है, बरस जाती है ये, या पंजाब में वर्षा करती है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये था हमारा कौन सा, वर्षा ऋतु के समय। एक बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर जो टोटल मॉनसून है अब वो कितना बचा है, 13%, तो पिछले उसमें क्लियर हो गया 13%, तो अप्रोक्स बचा है 75% मॉनसून। तो इस 75% मॉनसून में जो वर्षा ऋतु के समय बारिश होती है वो लगभग 65% बारिश होती है। कितनी, 65% बारिश होती है। या हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु के समय 75 वर्षा होती है, इस 75 वर्षा में से अरब या इस तरफ से ये दोनों मिलकर कितनी कराती है, 65% वर्षा कराती है। समझ में आया? वर्षा ऋतु टोटल 75% वर्षा करती है, जिसमें से ये जो दोनों है, ये दोनों मिलकर कितना करते हैं, 65% वर्षा करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला टाइप आएगा बाकी की क्या करता है, वो करता है वर्षा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, जो मैंने बताया दक्षिण पश्चिम मॉनसून। तो आई एम श्योर आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो उसके बाद चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, तो हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून का सेकंड टाइप क्या है, शरद ऋतु। क्या है, शरद ऋतु, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोमनल मॉनसून कहते हैं। ऑटोमनल मॉनसून, सॉरी सीजन, ऑटोमनल सीजन कहते हैं इसको। क्या होता है, इसको हम लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं, यानी कि रिट्रीट मॉनसून भी कहते हैं हम इसको। क्यों कहते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। दरअसल होता क्या है कि यहाँ से ये जो पवनें जो बची हैं, जब ये ऊपर की तरफ जाती हैं तो ऐसे घूम कर वापस आ जाती हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, अभी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये यहाँ से घूम कर वापस आ जाती है, इस तरीके से वापस घूमकर क्या आ जाती हैं, वापस भारत की तरफ आ जाती हैं। ये ऐसे, इस तरीके से, इसलिए इसको लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसकी टाइमिंग क्या होती है, हमें पता है कि ये अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर के समय होता है, राइट। अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर में क्या होगा, अक्टूबर में कैसे होगा, कहाँ पर होगा, सबसे पहले अक्टूबर में उड़ीसा में वर्षा करता है। ये कहाँ पर करता है, उड़ीसा में। इनकी सबसे पहले ये जो इसकी फर्स्ट धारा है, फर्स्ट शाखा है, वो कहाँ पर टकराती है, उड़ीसा में क्या करती है, वर्षा करती है। सबसे पहले कहाँ टकराता है ये, उड़ीसा में। इसकी फर्स्ट शाखा जो है वो उड़ीसा में ही टकराती है, यहाँ पर। ठीक है, तो अक्टूबर में उड़ीसा में कहाँ पर क्या करती है, वर्षा करती है। नवंबर की बात करें तो नवंबर में आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं हम, और दिसंबर की बात करें तो एटलास तमिलनाडु में क्या करती है, वर्षा करती है। तमिलनाडु में क्या करती है, वर्षा करती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले जो वर्षा है वो कहाँ होती है, केरल में, और सबसे लास्ट में यानी कि सबसे अंतिम जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, तो सबसे अंतिम कहाँ होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो इसके बारे में सिर्फ शरद ऋतु के बारे में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये टोटल क्या थे, दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भी और दक्षिण पश्चिम मानसून भी। बस इसको इतना ही पढ़ना है कि इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको डायग्रामेटिक बता दिया है। अब जो लास्ट है वो सिर्फ इतना है कि हमें बताना है कि सबसे अधिक वर्षा जो है वो भारत के किस क्षेत्र में होती है, कितने सेंटीमीटर की होती है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि किस क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है तो आप इजीली बता दोगे कि उस राज्य में वर्षा का स्तर ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो मैं ऐसा ही एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पर कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक, तो ये भारत का नक्शा है। ठीक है, अब देखते हैं हम इस पर कौन सा क्षेत्र कितने सेंटीमीटर में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा कौन सा तट है, ये हमारा पश्चिमी तट है। कौन सा तट है, पश्चिमी तट। एक तो ये वाला तट और दूसरा ये मेघालय वाला तट, ये जो मेघालय वाला तट है। अगर मैं बात करूं कि इस तट की तरफ वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है, तो यहाँ पर वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि इन क्षेत्रों में वर्षा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है।
आपने वर्षा मापी देखा होगा, एक बीकर होता है, उसमें एक मीटर लगा हुआ होता है जिसमें बारिश का पानी धीरे धीरे क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। तो पूरी बारिश के समय जितना पानी उसमें एकत्रित हुआ वही नाप लेते हैं कितने सेंटीमीटर का हुआ है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ये जो वर्षा मापी होती है ये लगभग कितना पानी इकट्ठा करती है, लगभग 200 सेंटीमीटर तक की क्या होती है, पानी इकट्ठा करती है वर्षा का। इसलिए वर्षा कितने सेंटीमीटर की होती है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर के करीब तक की होती है। उसके बाद हम दूसरी बात करें तो ये वाला इलाका आता है, ये वाला, ये और कुछ पार्ट ये वाला है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है। कौन सा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का आता है, यानी कि ये वाला। तो जो मैं पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इस क्रॉस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो वर्षा है वो लगभग 60 सेंटीमीटर से कम तक होती है। 60 सेंटीमीटर है उससे कम 60 सेंटीमीटर से कम लगभग 50 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ये पार्ट थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं, ऐसे। तो ये अगर इस वाले पार्ट की बात करता हूँ मैं, देखिए इस वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट में जो वर्षा होती है वो कितने से कितने सेंटीमीटर तक की होती है, ये यहाँ से ऐसे घूमता है यहाँ तक, ये जो वर्षा हुई ये कितने सेंटीमीटर तक की होती है, ये वाली, ये जो होती है ये 150 से 180 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर होती है इन क्षेत्रों में। और जो ये वाला पार्ट है, डॉटेड पार्ट है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो वर्षा लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप इजीली बता दोगे कि भारत में किस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है और किस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। जैसे कि आप ये वाला इलाका देख रहे होंगे, ये वाला देखो, यहाँ पर वर्षा कम है, यहाँ पर भी वर्षा कम है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिमी तट और कहाँ होती है, मेघालय में होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 150 से 180 सेंटीमीटर की वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और थोड़ा नीचे की तरफ पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या होती है, वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, इनकी मात्रा बता सकते हैं कि कहाँ पर कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है। एक अनुमान लग जाता है बस, और वही तो लगाना है, बस एक अनुमान सा लग जाए वही काफ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताई ये थी भारत की जलवायु। ये इतने ही है, सिर्फ 2 पार्ट है, दोनों पार्ट हम श्योर आप लोगों ने देख लिए होंगे। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ना है तो फिर आप इसके क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, जैसे ही आप ये क्लास दे लेते हो तो उसके बाद आप इसका प्रैक्टिस सेट लगा के देख लो कि कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं और कितने सही नहीं होते हैं, उनको पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो लास्ट में अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ताकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो हैं वो इससे और धांसू होंगी। आप श्योर आप लोगों को ये तो अच्छी लगी होंगी, पक्का अच्छी लगी होंगी, तो आने वाली और भी अच्छी लगेगी। तो प्लीज़, और वो आपको तभी पता लगेगी जब आप सब्सक्राइब कर दोगे, शेयर कर दोगे। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।